हरिपुरा नामक गांव में रमेश अपनी मां देवकी, पत्नी शांति व बेटी रानी के साथ रहता था। पहले तो रमेश के पास काफ़ी ज़मीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर मां की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी ज़मीन बिक गई और अब रमेश के पास खेती करने के लिए ज़मीन भी कम बची थी। उसका परिवार तो पहले से गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। घर की ज़रूरतों को पूरा करने व मां की इलाज करने के लिए रमेश ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए। रमेश के पास कुछ खेती की ज़मीन तो बची है, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता है कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले अनाज में से वो आधा अनाज अपने घर के लिए और शेष बचे अनाज को मंडी में बेचकर जो पैसा मिलता है उससे वह अपने घर के खर्च को चलाता था। पर अब तो खेत ही आधा रह गया था, इसलिए उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया था। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। एक दिन जमींदार ने रमेश को अपने पास बुलाकर कहा, रमेश, कर्जे की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरे हालत के बारे में। मैंने तेरा ठेका ले रखा है, कब दे रहा है मेरे पैसे ये बता। मालिक, अभी तो पैसे नहीं हैं, जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले मैं आपके पैसे देने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते, मैं आपको कहाँ से पैसे दे दूँ? ऐसा कह के रमेश रोने लगता है। तब जमींदार ने गुस्से में कहा, देख रमेश, मुझे आंसू मत दिखा। जिसे देखो पैसा देने के नाम पर रोना शुरू कर देता है। अरे जब दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? अगर 2 महीने में मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे बचे हुए खेत व घर भी ले लूँगा। अब तुझे क्या करना है तू सोच ले। पर मालिक, हमारा घर ले लेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ऐसा मत करिए मालिक। ऐसा कह के रमेश जमींदार के पैरों पर गिर जाता है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं बारिश कितना हो रहा है, फसलें भी खेतों में खड़े खड़े खराब हो रही हैं। कौन लेगा खराब फसलें को? अरे भाई, बारिश ज़्यादा हो रही है तो इसमें मेरा क्या दोष है? देख रमेश, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। रमेश जमींदार की ये सब बात सुनकर रोने लगता है। जमींदार उसको रोता देखकर बहुत गुस्सा होता है और जमींदार ने रमेश से कहा, चल निकल यहाँ से, अब 2 महीने बाद आऊँगा तेरे घर में। तब तक पैसे दे दिए तो ठीक, नहीं तो कोई और ठिकाना ढूंढ लेना अपने रहने के लिए। बाद में फिर आंसू मत बहाना। और रमेश वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। पत्नी और बेटी घर के आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे और पिता को देखकर वह चिल्लाते हुए अपने बाबा के पास आती है। बाबा, ओ बाबा, आप आ गए? माँ देखो ना, बाबा आ गए। रमेश अपनी बेटी को अपने ओर आता हुआ देखकर कहा, अरे रानी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम खेलने नहीं गई अपनी सहेली के घर? बस बाबा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं। अब तो सर्दी भी आने वाली है, आप सर्दियों के लिए कपड़े कब ला रहे हैं? अपनी बेटी की बात सुनकर रमेश डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है। हाँ रानी, बाबा तुम्हारे लिए ठंडी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर के आएंगे। शांति अपने पति दुखी देखकर समझ जाती है कि जमींदार नहीं माना है और रानी को वहाँ से जाने को कहती है। अरे रानी देखो, बाबा थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। हाँ माँ, जा रही हूँ, आती हूँ बाबा, थोड़ी देर खेलकर।
ऐसा कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। रानी के जाने के बाद शांति अपने पति रमेश से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं शांति, बस अभी अभी जमींदार के पास से आ रहा हूँ। क्या कहा उसने जी? और क्या कहेगा, पैसे मांग रहा था, कहाँ से दूँ? तो आपने बोला नहीं उससे अभी हालत ख़राब चल रही है, जैसे ही ठीक होते हैं कोशिश करते हैं पैसे देने की। मैंने उससे बोला था पर वह नहीं माना। अच्छा, क्या बोला जी वह जो आप इतना परेशान दिख रहे हैं? अगर मैंने उसको इस बार पैसे नहीं दिए तो वह मेरा घर और खेत ले लेगा शांति। सर्दियाँ भी आने वाली है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा कहकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति के आंखों में आंसू देखकर शांति रमेश के कंधे पर प्यार से हाथ थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? हमारे साथ आप देखना, कोई न कोई हल निकल जाएगा। तब तक रमेश की माँ कमला अंदर पलंग पर लेटे लेटे रमेश और शांति की बात सुन रही थी और रमेश को अपने पास बुलाती हैं। रमेश, ओ रमेश, यहाँ आना तो जरा। रमेश अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। रमेश अपने माँ के पास बैठता है। शांति बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए और मुझको जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैं तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, तू मेरी दवाइयों पर जो पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और घर और ज़मीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला गया तो क्या होगा तुम लोगों का? रमेश चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था और वो कहता है, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। चल अब ज़्यादा मत सोच माँ, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और अब सो जा, कुछ भी ज़रूरत हो तो बताना। ऐसा कहकर वो भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो रमेश की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद अब सर्दियां भी शुरू हो गई थी और रमेश के 2 महीने भी लगभग ख़त्म ही हो गए थे। वो न तो पैसे का इंतज़ाम कर पाता था और न ही अपने माँ देवकी के इलाज का। देवकी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर रमेश की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने गांव के कुछ लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, पर उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। अब सर्दियां भी बढ़ने लगी थी। रमेश और उसके परिवार के पास सर्दियों से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, शांति कैसे होगा अब? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊंगा? और ऊपर से सर्दियां कैसे बच पाएंगे हम लोग? ठंड से माँ की हालत ख़राब होती जा रही है, कैसे बचाऊंगा मैं माँ को इस ठंड से? शांति चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कि कुछ नहीं हो सकता। वो अब अपना घर व ज़मीन खो देंगे भी चुपचाप बैठकर सोच रहा था अब वह क्या करेगा, जब उसके पास न घर होगा और न खेत। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ रमेश के घर पहुंचता है। जमींदार को वहां आया देखकर रमेश समझ जाता है कि अब वह और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे रमेश,
कैसे होगा पैसों का इंतजाम? कब देगा मेरे पैसे? नहीं मालिक, कुछ दिन में लौटा दूंगा। अरे वाह, तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ? रमेश हाथ जोड़कर कहता है, मालिक कुछ दिनों का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग, हमारे पास रहने को अब घर नहीं बचेगा। जमींदार जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुझको अब और समय नहीं मिलेगा, बस बोला था मैंने, और अब तू मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार सबको घर से बाहर निकाल देता है। रमेश अपनी माँ, बेटी और पत्नी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास कंबल भी नहीं थे, जो थे वह उन्हें ठंड से नहीं बचा सकते थे। रमेश की माँ शांति की तबीयत खराब होने लगी और वह ठंड से कांपने लगी। रमेश सबको ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा सा आराम मिलता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और उसकी माँ ज़्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह इस दुनिया से चली गई। रमेश पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। रानी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को तो वह पहले ही खो चुका था, लेकिन अपनी बेटी को वह नहीं खोना चाहता था। वो लोग खेतों में काम करने लगे और उसकी पत्नी शांति भी लोगों के घरों में काम करने लगी थी। रमेश ने घर के बाहर ही अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। ठंड से बचने के लिए अब उनके पास एक छोटा सा घर था और उसकी बेटी रानी की भी तबीयत धीरे धीरे सही हो गई और रमेश को अब भी माँ खोने का बहुत बड़ा अफसोस था। वह इस गरीबी की वजह से अपनी माँ को खो दिया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।